सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये जेपीएससी मैथ्स पेपर 4 की क्लास हो रही है, जिसमें हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू किए थे। और आज की जो क्लास होगी ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लास्ट क्लास होगी। और आज की क्लास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी टॉपिक था वो सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक बस बचा था, आपदा प्रबंधन, तो उसको इस क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग का आखिरी चैप्टर है जो कि 12th चैप्टर है, जो कि आपदा प्रबंधन से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपदा प्रबंधन के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। तो सबसे पहला चीज़ कि आपदा क्या होता है। तो कोई भी ऐसा दुर्घटना जो कि अचानक से घटित होता है और जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है, तो उसी को हम लोग आपदा की संज्ञा देते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे भूकंप ये सब हो गया, और दूसरा हो गया मानव जनित आपदा हो गया, जो कि अलग अलग कारणों से उत्पन्न होती रहती है। यानी कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा, ये प्राकृतिक और मानव जनित कारणों के कारण कोई भी ऐसी विपत्ति या फिर गंभीर घटना जिससे कि जो कि प्रभावित समुदाय को बहुत व्यापक रूप में हानि पहुंचाती है, वही क्या कहलाता है, हम लोग का आपदा कहलाता है। अब है कि प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक आपदा प्रकृति के द्वारा होता है। तो ये एक स्वाभाविक और प्राकृतिक परिणाम है जो मानवीय मूल या फिर लापरवाही से भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि मानव जनित आपदा देखा जाए तो वो मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। प्राकृतिक आपदा में भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, चक्रवात, आंधी तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, सूखा, वज्रपात, ये सब जो हो गया ये प्रमुख प्राकृतिक आपदा हो गया। जबकि मानव जनित आपदा में क्या हो जाएगा, जैसे खनन दुर्घटना हो गया, औद्योगिक दुर्घटना हो गया, रासायनिक दुर्घटना हो गया, नाभिकीय किरणों का प्रसारण हो गया, जलवायु परिवर्तन कहीं ना कहीं हम लोग की वजह से देखने को मिल रहा है, फिर परिस्थिति का असंतुलन, ये सारा चीज़ जो हो गया ये सब मानव जनित आपदा हो गया। मानव जनित आपदा में शहरीकरण और औद्योगिकरण के फलस्वरूप पर्यावरण असंतुलन की स्थिति काफ़ी देखने को मिली है। प्रदूषण की स्थिति काफ़ी अधिक बढ़ गया है, वैश्विक तापमान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, और ये सब जो है ये समस्या जो सारा क्या है ये मानव जनित समस्या है, जो कि वर्तमान समय में काफ़ी तेज़ी से प्रसारित हो रहा है और हो चुका है। आपदा प्रबंधन क्या हो गया, तो आपदा को प्रबंध करना है, यानी कि उसको रोकथाम करने के लिए आपदा के काल में बचाव एवं राहत कार्य तथा आपदा के उपरांत पुनर्वास और पुनर्स्थापन का एक दृष्टिकोण है, एकीकृत दृष्टिकोण है। यानी कि दो चीज़ हो सकता है कि या तो आपदा आने से पहले अगर हम लोग को किसी प्रकार से पता है तो उससे पहले हम लोग आपदा से बचने के लिए तैयारी करेंगे। सेकंड चीज़ क्या हो जाएगा कि आपदा हो गया है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे। और थर्ड चीज़ क्या हो गया कि आपदा के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए। तो आपदा के काल में बचाव और राहत कार्य और आपदा के उपरांत पुनर्वास और पुनर्स्थापन, यानी कि जो भी आपदा से प्रभावित है उन्हें पुनर्वास और पुनर्स्थापन का लाभ देना है। आपदा प्रबंधन में योजना का निर्माण करना, संचालन करना, समन्वय और क्रियान्वयन संबंधी सभी उपायों को एक सतत और एकीकृत प्रक्रिया शामिल है। यानी कि इन सभी को एकीकृत करके आपदा के समय हम लोग को चलना पड़ता है। और सामान्य रूप से आपदा प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि किसी आपदा के संभावना को कम से कम करना है, और आपदा के लिए पूर्वानुमान लगाने की प्रक्रिया को विकसित करना है, ताकि हम लोग को पहले से पता रहेगा तो हम लोग बचाव संबंधी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपदा के परिणामों को न्यूनतम क्षतिग्रस्त स्वरूप में परिवर्तन करना है, यानी कि ट्राई करें कम से कम इससे क्षति हो। किसी आपदा से निपटने के लिए पूर्व से ही संपूर्ण तैयारी को नियोजित करना। आपदा के काल में बचाव एवं राहत कार्यों में त्वरित कार्रवाई करना तथा अधिक से अधिक जान माल की रक्षा करना। और आपदा के पश्चात, यानी कि आपदा हो गया है तो उसके बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों में त्वरित रूप से संपादित करना। तो ये सारे बातों में हम लोग इन सारे बातों को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं आपदा के समय और आपदा के बाद। अब इनकी तीन प्रमुख अवस्था हैं, एक आपदा पूर्व हो गया, एक आपदा के समय हो गया, और एक आपदा के बाद हो गया। तो आपदा के पूर्व क्या हो गया, तो इस जब हम लोग को पता है, मतलब कि एक ऐसा तकनीक विकसित करना चाहेंगे हम लोग जिससे कि हम लोग को आपदा आने की पूर्वानुमान लग सके। तो आपदा के पूर्व अवस्था में क्या आ जाएगा कि आपदा से निपटने की तैयारी करेंगे। आपदा निवारण और आपदा निरोध की प्रक्रिया इसमें शामिल होगा। और आपदा के संदर्भ में जो भी शोध और अनुसंधान का कार्य है इस चरण में प्रमुख रूप से भाग लेगा, क्योंकि यही से बताएंगे कि आपदा होने वाला है या फिर कितना लेट में आएगा। तो क्योंकि शोध और अनुसंधान के माध्यम से ही पूर्वानुमान तथा समुचित आपदा चेतावनी यंत्र विकसित किया जा सकता है। और यह अवस्था जो वो रोकथाम और आपदा तैयारी की अवस्था है, और मानव जनित आपदा के लिए यह चरण काफ़ी महत्वपूर्ण चरण हो जाता है, क्योंकि इस चरण में ही आवश्यक उपाय को अपनाकर आपदा की संभावना को न्यूनतम किया जा सकता है। लेकिन अगर प्राकृतिक आपदाएं जो कि प्राकृतिक गतिविधि होती है उसको रोका नहीं जा सकता है।
लेकिन पूर्वानुमान की स्थिति में इसके दुष्परिणाम को हम लोग सीमित या फिर नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि भूकंप आ रहा है ये तो हम लोग को पता है, उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन भूकंप आ रहा है इसको पता होने के बाद हम लोग उससे बचने से संबंधित कार्य को कर सकते हैं। अब आपदा की अवस्था, जो कि काफ़ी हानिकारक परिणाम दिखाता है, क्योंकि आपदा के काल की अवधि में ही राहत और बचाव कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आपदाग्रस्त क्षेत्र से लोगों को बाहर निकालना, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना, राहत कैंप में पहुंचाना, ये सब व्यक्ति के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था करना और आपदा से जो भी लोग ग्रसित हुए हैं उनके लिए भोजन, जल, दवाई और अन्य आवश्यकता की पूर्ति करना आपदा काल की प्रमुख प्रबंधन गतिविधियों में से है। और आपदा काल में यही सभी उपाय यथाशीघ्र संचालित करना होता है, अतः पूर्व नियोजन एवं उचित संसाधन की आवश्यकता होती है और इस कार्य के लिए ट्रेंड कर्मचारी भी होना चाहिए। अतः आपदा काल के लिए राहत एवं बचाव की रूपरेखा एवं प्रशिक्षित कर्मी तथा आवश्यक संसाधन पूर्व से ही निर्धारित करना अधिक उपयोग है। यानी कि ये जो हो गया हम लोग का आपदा के समय की बात कर रहा है, इससे पहले आपदा आने से पहले की बात कर रहे थे। अब थर्ड केस बनता है कि आपदा हो गया है तो उसके बाद क्या क्या किया जा सकता है। तो आपदा की वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो जाएंगे, तो उन्हें पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काल है, यानी कि उनको पुनर्वास और पुनर्निर्माण का लाभ प्रदान किया जाएगा, जो कि आपदा से प्रभावित व्यक्ति उनके निवास क्षेत्र या फिर नए क्षेत्र में पुनर्वास किया जा सकता है। और आपदा के फलस्वरूप जितने भी क्षति परिसंपत्ति का भी पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस काल का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, तो आपदा प्रभावित लोगों में सामान्य जीवन बहाल करना है। और यह चरण एक दीर्घकालिक चरण है, क्योंकि पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण का काल दीर्घकाल में संपादित होता है। तो आपदा से हर कोई समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या क्या होता होगा। 3 कंडीशन बनता है, आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद। तो यही क्या हो गया, हम लोग का आपदा प्रबंधन हो गया। तो आपदा प्रबंधन क्या हो गया, यह एक विशिष्ट योजनाबद्ध प्रबंधन है और जिसके माध्यम से आपदा के तीनों चरण या फिर तीनों अवस्था में विशिष्ट गतिविधियों का संचालन किया जाता है। और आपदा के काल का राहत कार्य सर्वप्रमुख गतिविधि है, क्योंकि इस राहत कार्य में सरकारी एजेंसी के साथ साथ समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और राहत कार्य में सामाजिक संगठन तथा सामाजिक संगठन के द्वारा राहत सामग्री उपलब्ध कराना, राहत कार्य जन सहभागिता प्रदान करना और राहत कार्यों के लिए सामाजिक प्रतिक्रिया एवं सहयोग की भावना विकसित करना सामाजिक उत्तरदायित्व है। फिर क्या है कि भारत में राहत कार्य के लिए जो भी संचालित करने के लिए प्रधानमंत्री या फिर राज्य के मुख्यमंत्री के नियंत्रण में आपदा राहत कोष का गठन किया जाता है। और इस कोष के माध्यम से ही आपदा के समय राहत एवं बचाव से संबंधित जो भी उपाय संचालित किए जाते हैं वो वहीं कोष से उपयोग किया जाता है। और यह कोष क्या है, एक स्वैच्छिक निधि के रूप में है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा से उसमें अनुदान कर सकता है। 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया था और इसके माध्यम से ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया। तो 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो था वो संसद के द्वारा पारित किया गया था, जो कि आपदा प्रबंधन का नीति, योजना और दिशा निर्देश तथा आपदा के काल में प्रभावी और उपयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या हो गया कि आपदा के समय नीति बनाना, योजना बनाना, दिशा निर्देश देना और आपदा के काल में प्रभावी रूप से उपयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित करना ही इसका कार्य हो गया। फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई उसके बाद, और ये जो संगठन है ये अन्य अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं क्षमता विकसित करने का कार्य कर रही है। फिर राहत एवं बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल का गठन किया गया है और प्राकृतिक आपदाओं के निवारण के लिए दीर्घकालिक उपाय और नीति का निर्धारण करने के लिए प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का भी गठन किया गया है। फिर आता है कि प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के प्रमुख पहलू क्या हो गया, तो आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के संगठक तत्व में आ जाएगा। सबसे पहला आ जाएगा प्रकोप विश्लेषण। इसके अंतर्गत जो भी तत्व है उनकी विवेचना की जाती है। फिर हो गया कि भविष्य में आने वाले प्रकोपों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है, उनका निर्धारण किया जाता है। जो भी संभावित प्रकोप है या फिर उनकी जो तीव्रता होगी उनका निर्धारण किया जाता है। फिर मानव समाज में उसका क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा उसका आकलन किया जाता है। फिर जो भी अलग अलग प्रकार के प्रकोप होंगे उनसे उत्पन्न होने वाली सभी प्रक्रियाओं का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा हो गया सुभेद्यता विश्लेषण। इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी पर्यावरण विज्ञान के अनुसार सुभेद्यता किसी खास प्रकोप से किसी क्षेत्र एवं वहाँ के निवासियों के दुष्प्रभाव का आकलन है।
यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, रीजन है, वहाँ पे जो भी लोग रहने वाले हैं उनमें आपदा की वजह से क्या दुष्प्रभाव हुआ है उसका आकलन ही क्या कहलाता है, सुविधता विश्लेषण। और सुविधता क्या है, तो एक गतिक प्रक्रिया है जो किसी आपदा के द्वारा होने वाले क्षति की प्रक्रिया की संभावना में परिवर्तन करती है, यानी कि क्षति के परिणाम को कम या फिर अधिक करती है। अब ये भी क्या है, तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि स्थानीय आधार पर, जैसे स्थानीय हो गया, प्रादेशिक हो गया, या फिर राष्ट्रीय तथा भूमंडलीय सुविधता। फिर अवस्थापना के आधार पर, जैसे कि जलापूर्ति प्रणाली, परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली, विद्युत आपूर्ति प्रणाली में सुविधता। सामुदायिक आधार पर देखा जाए तो भौतिक सुविधता और सामाजिक सुविधता, ये सब आएगा। तीसरा पॉइंट आता है जोखिम विश्लेषण। तो इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया, जैसे आपदा जोखिम इक्वल टू प्रकोप गुना दुर्बलता हो जाएगा। और तकनीकी रूप से जो आपदा जोखिम का प्रकोप की संभावना तथा प्रकोप के परिणाम के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया, तो वही बार इसको लिख दिया गया भाषा में। फिर एक आता है आपदा जोखिम इक्वल टू प्रकोप की संभावना गुना प्रकोप का परिणाम। तो ये सब कुछ कुछ फॉर्मूला हो गया। आगे आता है कि जोखिम का आकलन करने के लिए क्या क्या तत्व सम्मिलित है, तो उसको देखते हैं। तो किसी भी समाज या फिर क्षेत्र के वनस्पति या फिर जन समुदाय की सुविधता का आकलन करना इनके मुख्य तत्व के रूप में शामिल है। किसी खास प्रकोप के प्रति किसी वहाँ के प्रतिरोधक क्षमता का मूल्यांकन करना है। फिर क्या है, वहाँ क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा और उस दुष्प्रभाव को सहने की क्षमता कितनी है उसका भी आकलन करना जोखिम के प्रमुख तत्व में सम्मिलित किया गया है। फिर जोखिम प्रबंधन जो है वो प्राकृतिक आपदा के न्यूनीकरण और प्रबंधन के प्रमुख पक्ष हैं, और इसके अंतर्गत बहुत सारे पहलुओं को समाहित किया गया, जैसे जोखिम का निर्धारण करना, जोखिम बोझ, जोखिम का आकलन, सूचना, अनुक्रिया और बचाव संबंधी कार्य, इसके साथ ही साथ इसका निवारण किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारा चीज़ में सम्मिलित किया गया है। अब आपदा को न्यूनीकरण और उनका प्रबंधन की अवस्थाएँ क्या क्या है, तो फिर से वही सारा 3 पॉइंट। आपदा पूर्व अवस्था, तो इसमें 3 प्रक्रिया हो जाएगा, जिसमें पीएमपी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि आपदा से निपटने की तैयारी, आपदा निरोध तथा आपदा के निवारण, इनके प्रमुख तत्व हो जाएंगे। इनसे निपटने के लिए सारे तैयारी का स्तर और प्रकृति को सही तरीके से विश्लेषित किया जाएगा, और परिणाम स्वरूप आपदा का पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी की व्यवस्था भी विकसित करने पर बल दिया जाएगा, और आपदा शिक्षा, शोध और अनुसंधान को भी संचालित किया जाएगा। फिर आपदा की अवस्था, तो इस काल में राहत और बचाव कार्य ही किया जाएगा, क्योंकि आपदा हो चुका है, अब जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे बचाया जाए, उनके लिए राहत सामग्री का उपलब्ध कराया जाए। फिर आपदा उपरांत, तो आपदा के बाद क्या हो जाएगा, घर टूट गया होगा, तो उस स्थिति में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्य को किया जाएगा। राहत कार्य के अंतर्गत क्या क्या आ गया, तो जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं या फिर आपदा ग्रसित व्यक्ति हैं उनको बाहर निकालना है। आपदा से जो भी पीड़ित लोग हैं उनके लिए भोजन, अस्थायी निवास, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, ये सब प्रदान करना है। बचाव दल के माध्यम से अधिक लोगों को त्वरित सहायता प्रदान करना है। जल विद्युत, तो उस समय अलग ख़राब हो ही गया होगा, तो ये सब की सुविधा भी उपलब्ध कराना वहाँ पे है। संचार और परिवहन व्यवस्था को फिर से स्थापित करना आपदा के राहत के कार्य के अंतर्गत आ जाएगा। अब राहत कार्य जो है वो व्यक्तिगत या फिर सामुदायिक या फिर सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संगठन एवं सरकारी एजेंसी के माध्यम से संचालित किया जाता है। यानी कि सिंपल सा बात है, किसी व्यक्ति को बचाना है, खाद्य सामग्री देना है, तो उसके लिए या तो सरकारी व्यक्ति हो, मतलब सरकारी संगठन हो, या फिर सामाजिक संगठन, या फिर सामुदायिक या फिर गैर सरकारी संगठन, सभी मिलकर काम करती है। राहत कार्य के लिए धन एवं आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता भी महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस, क्रिसेंट सोसाइटी, फिर लीग ऑफ रेड क्रॉस, WHO, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉनिटरी एजेंसी। तो ये सारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया जो कि आपदा के समय काफ़ी अधिक सक्रिय रहते हैं, और जो भी हम लोग की आवश्यकता होती है उनसे संबंधित सलाह या फिर सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। आगे है कि आपदा के दुष्प्रभाव से उभरने की प्रक्रिया जो है व्यक्ति से लेकर समाज एवं समुदाय तक होती है। हर किसी को प्रभावित करता है ये आपदा, कोई एक व्यक्ति से लेकर पूरे समाज को या फिर पूरे समुदाय को, और इस प्रक्रिया में उन सभी कार्य या फिर क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो कि व्यक्ति एवं समुदाय को आपदा विशेष के द्वारा पीछे छोड़ी गई है, और सभी प्रकार की समस्याओं एवं दुष्प्रभावों में समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। फिर आपदा का प्रभाव जो है तो आर्थिक क्षति भी होता है, संपत्ति का विनाश होता है, मानसिक पीड़ा भी होता है। मानसिक रूप से व्यक्ति काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि अगर उनका घर टूट गया, जो कि काफ़ी मेहनत से बनाते हैं, फिर परिवार का अलगाव हो गया, बहुत सारे परिवार बिखर जाते हैं, संस्कृति का क्षरण हो जाता है उस स्थिति में,
तो ये सारा चीज़ हमको देखने को मिलता है, जिसके लिए आपदा ग्रसित व्यक्ति को पुनः पूर्व की स्थिति में लाने के लिए 3 प्रकार के पुनः प्राप्ति की आवश्यकता होती है। मानसिक पुनः प्राप्ति, आर्थिक पुनः प्राप्ति और सामाजिक पुनः प्राप्ति। यानी कि अगर एक आपदा आता है तो बहुत सारी समस्याएं साथ में ले आता है। फिर आपदा से पीड़ित लोगों की विक्षिप्त मानसिक अवस्था को सुधार करके उन्हें मानसिक स्तर पर स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रक्रिया को मानसिक पुनः प्राप्ति कहते हैं। क्योंकि आपदा के बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो टूट जाते हैं काफ़ी अधिक, तो उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है। क्योंकि आपदा की जो भयावता है उसके कारण व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करने लगता है। आर्थिक पुनः प्राप्ति, तो ये क्या हो गया कि आपदा के समय जो भी क्षति हुआ, जैसे घर सब हो गया या फिर कोई भी परिसंपत्ति होगा, उनका पुनर्निर्माण और आजीविका के लिए ढांचागत सुविधा, और जो पीड़ित परिवार है उनके बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षा सुविधा, ये सारा उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है हम लोग का आर्थिक पुनः प्राप्ति कहलाता है। अब सामाजिक पुनः प्राप्ति, तो इसके अंतर्गत जो भी समुदाय है, समाज है, तो उनके आपदा से उत्पन्न जो भी नई दशाओं के साथ समायोजन की प्रक्रिया शामिल किया जाता है। अब कि प्राकृतिक आपदा के प्रति व्यक्ति हो या फिर समुदाय या फिर कोई भी संस्था हो, उनके सोच और व्यवहार में परिवर्तन करना, मीडिया और अन्य उपाय के माध्यम से सामुदायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, पीड़ित लोगों को सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में जन सहभागिता को प्रोत्साहित करना और सही प्रकार के पुनर्वास और पुनः प्राप्ति कार्यक्रम में जनता की लगातार जानकारी देना। फिर जो भी पीड़ित व्यक्ति होंगे उनके साथ हमदर्दीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना, जिससे कि उन्हें अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रेरित कर सकते हैं, और साथ ही साथ सामाजिक और सामुदायिक जीवन की मुख्य धारा में सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मुख्य कार्य हो गया जो कि आपदा के बाद मीडिया के द्वारा या फिर अन्य लोगों के द्वारा किया जा सकता है। आगे है आपदा पुनर्वास के अंतर्गत अव्यवस्थित और क्षतिग्रस्त तत्व का पुनर्निर्माण तथा राहत, रोजगार कार्यक्रम, ये सबको शामिल किया जाता है। तो पुनर्वास के अंतर्गत यही सब आ जाएगा। फिर किसी भी आपदा से पीड़ित एवं विस्थापित लोग के पुनर्वास कार्यक्रम की सफलता राष्ट्र की आर्थिक दशा पर निर्भर करती है। यानी कि अगर आर्थिक स्थिति देश का बहुत अच्छा है तो वे काफ़ी जल्दी जो भी लोग बेघर हुए हैं, पुनर्निर्माण और उन्हें अच्छे तरीके से बिठाया जा सकता है फिर से। यानी कि जो भी उनका क्षतिग्रस्त हुआ है उनको फिर से रिपेयर करने में काफ़ी सहूलियत होगी अगर राष्ट्र का आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छा है तो। लेकिन यहाँ उल्लेखनीय है कि पुनर्वास कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक होंगे, जैसे कि बहुत सारी संस्थाएं चलाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि पुनर्वास कार्यों के लिए एक मुश्त अत्यधिक धन एवं सामग्रियों की आवश्यकता होती है। और अमेरिका जैसे विकसित और आर्थिक रूप से सशक्त देश भी इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सहायता को स्वीकार किया है। यानी कुल मिलाकर आपदा आता है तो उस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सहायता लेना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इसमें अचानक से बहुत ज़्यादा धन और सामग्री की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई भी देश काफ़ी अधिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, विकसित नहीं है, तो उस स्थिति में सडनली हुए इतना धन एकत्र करना या फिर सामग्री लाना मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में अमेरिका जैसा देश भी अंतर्राष्ट्रीय सहायता को स्वीकार किया। अभी आपदा का न्यूनीकरण और उनके संबंध में एक वैज्ञानिक और विशिष्ट प्रक्रिया है, और इसके अंतर्गत आपदा की 3 अवस्थाओं में अलग अलग विशिष्ट प्रकार के उपाय का अनुसरण आवश्यक है तथा पुनर्वास और पुनर्निर्माण एवं पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया एवं दीर्घकालिक एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम लोग का आपदा जो था, आपदा वाला टॉपिक, उसमें बस इतना ही है, जो काफ़ी इजी टॉपिक है। अब है कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019, और एक है उपभोक्ता विवाद निवारक कमीशन का गठन कैसे हुआ था, इसके बारे में। तो ये दोनों चीज़ जो है ये PDF में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, छोटा छोटा है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इस प्रकार से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिटी यानी कि पेपर 4, ये हम लोग का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और अभी हम लोग का इकोनॉमिक्स का सेक्शन C चल रहा है, तो 3 से 4 क्लास में इकोनॉमिक्स का सेक्शन C भी ख़त्म हो जाएगा, फिर बचेगा सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स का सेक्शन A। तो ट्राई करेंगे उसको भी हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म कर लें। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसके थ्रू ऐड हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।